हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक ऑन ट्यूब में। और यहाँ पे मैं हूँ विजय और यहाँ पे आपको बताऊँगा नॉन टेक्निकल से रिलेटिव सारी जानकारियाँ, सारी उसके नोट्स और सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो वहाँ पे पिछली वीडियो में आपने देखा था कैसे हमने कराया था मध्यकालीन इतिहास का, बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, और इसके बाद अब साइंस के पोर्शन का भी डिस्कस करेंगे क्योंकि सारे सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना है। क्योंकि यहाँ पे जो एनटीपीसी है ये नॉन टेक्निकल है। जी हाँ, एनटीपीसी है जो नॉन टेक्निकल है, रुकेगा नहीं, कोई नॉन स्टॉप है। तो यहाँ पे इसी क्रम में साइंस का जो पोर्शन हुआ था पिछली क्लासों में, वहाँ पे आपने देखा था कैसे आपका मापन वापन चैप्टर जो है वो खत्म हो गया था और नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था यांत्रिकी, बोले तो मैकेनिक्स। इसके बाद जनरल साइंस में हमने स्टार्ट किया था यांत्रिकी, और यांत्रिकी में सारे जो चाल, दूरी, समय और दूरी, विस्थापन, ये सब जो आपके टॉपिक थे वो सब आपके क्लियर हो गए। और क्लियर हो गए तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो भाई आगे बढ़ने से पहले बता दे, जो चैनल पे नए आए हैं, नए यूज़र हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा इसी क्रम में नया वीडियो आपको मिलता रहे। पढ़ाई से रिलेटिव एनटीपीसी, ग्रुप डी, सारे एग्जामों और जो आपका नोटिफिकेशन होगा वैकेंसी से रिलेटेड सारा चीज़ कुछ मिलता रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है आज व्हाइट बोर्ड पे, और आपने थंबनेल में जैसा कि देखा। तो यहाँ पर बात करेंगे कोणीय विस्थापन की। इससे पहले हम बात कर लिए थे किसकी, वृत्तिगत की, सर्कुलर मोशन की बात कर लिए थे। वहां पे अगर सर्कुलर मोशन में होगा तो वहां पे आपका त्वरण जो है बना रहेगा, त्वरण कांस्टेंट रहेगा। और जब आप देखें कि आपकी रेखीय गति होगी तो आपका त्वरण जो होगा वहां पे नहीं बनेगा, एक समान गति होगी तो वहां पे त्वरण नहीं बनेगा। लेकिन सर्कुलर मोशन में, वृत्तीय गति में ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पे इसके बाद हम देखेंगे आपका क्या, आपका यहाँ पे कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो विस्थापन की बात किए थे तो विस्थापन की परिभाषा पे जाना चाहेंगे। विस्थापन की परिभाषा आपको बताया जाएगा। तो विस्थापन की परिभाषा क्या बताया गया था आपको कि जो प्रारंभिक दूरी होती है या फिर जहाँ से स्टार्टिंग करते हैं और अंतिम दूरी, इन दोनों के बीच जो मतलब मिनिमम आपका जो रास्ता बनता है, जो आपका मिनिमम दूरी बनता है, मैंने एक कुछ चित्र बना के बताया था। जैसे आपका मान लो ये एक समकोण त्रिभुज है, अब यहाँ से ये दूरी आपका 5 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है। तो ये जो मिनिमम इधर से ये तो दूरी काउंट करेंगे जितना हम चले, और अगर विस्थापन की बात करें तो सबसे मिनिमम दूरी मतलब फर्स्ट एज और लास्ट एज से आपकी जो दूरी मिनिमम होगी उसी को विस्थापन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन में बात कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बात कर रहे हैं, कोणीय विस्थापन की बात कर रहे हैं। तो इसके क्रम में यहाँ परिभाषा में थोड़ा चेंजिंग आएगा। चेंजिंग क्या आएगा उसको बताएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे देखते हैं क्या है कोणीय विस्थापन। तो यहाँ पे जैसा कि परिभाषा के अनुसार देख लेते हैं क्या कहा गया है। वृत्तीय गति के अधीन, जैसे मान लो कोई वृत्त हमने बनाया, वृत्तीय गति के अधीन मतलब वृत्त के गति जो कण या पिंड अगर मान लो मोशन कर रहे हैं, मान लो मोशन कर रहे हैं, ये कण या पिंड अगर मोशन कर रहा है, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा में घूमता है, रैंडमली घूमता है, फ्री होके घूमता है, और वहाँ पे उसका जो प्रयोग किया जाता है। तो इसी में मान लो इलेक्ट्रॉन के ही बात कर लिए या फिर किसी कण की बात कर लिए, तो प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितना मतलब कोण या फाई या थीटा जो भी घूमता है अपने प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष, मतलब जैसे मान लो वो यहाँ था, ये कण या पिंड यहाँ था, ये कण या पिंड यहाँ था, इसके बाद ये प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पहुँच गया, यहाँ से पहुँच गया तो यहाँ पे कुछ फाई चला होगा, थीटा चला होगा, थीटा बनाएगा यहाँ पे। तो इसी की बात कर रहे हैं, अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितना कोण घूम जाती है उसे ही कोणीय विस्थापन कहते हैं। और कोणीय विस्थापन आप जानते हैं, विस्थापन क्योंकि जिक्र किया है और हमने बताया था जिसमें भी y विस्थापन कोणीय विस्थापन था तो भी सदिश राशि थी। तो यहाँ पे ये जो कोणीय विस्थापन होगा ये भी आपकी सदिश राशि होगी।
ये भी आपकी सदिश राशि होगी। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया और अच्छे से समझाया था, इसको क्लियर होना चाहिए। सदिश राशि है, कोणीय विस्थापन। अब इसके बाद इसके क्या बात कर लेते हैं, कोणीय विस्थापन के मात्रक की बात कर लेते हैं। तो भैया थीटा कोण चला था तो भैया रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो इसको आपको थीटा से व्यक्त करना होगा, रेडियन में लिखना होगा, इसका मात्रक रेडियन है। अगर इसके आपकी विमा की बात की जाती है, विमा की बात की जाती है तो विमाएं क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे थीटा में है, रेडियन में है, तो इसकी विमा जो होती है, या द्रव्यमान बात कर लिए, लंबाई बात कर लिए, या फिर आपका टाइम बात कर लिए, समय बात कर लिए, ये सब क्या, ये इसकी विमा ये हो जाएगी, या फिर मतलब विमाहीन होती है। विमाहीन मतलब m 0 है, द्रव्यमान 0 है, आपका लंबाई भी 0 है, इसके सापेक्ष समय भी 0 है। तो ml 0, अगर ऑप्शन में ये आए तो लगाना, मतलब अगर नहीं आए या फिर ये ऑप्शन में कहे कि विमाहीन है आपका जो है कोणीय विस्थापन, तो वो भी सही हो जाएगा। यहाँ से जो भी आंसर में आएगा वो टिक करेंगे, सही हो जाएगा, इससे पता चल गया। तो यहाँ पे इसी क्रम में आगे बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पे लिखा है कोणीय विस्थापन, एंगुलर कोणीय वेग लिखा है, सॉरी यहाँ पे कोणीय वेग लिखा है, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। अब इसकी बात करेंगे, वेग की बात करेंगे, तो वेग की बात में आप जानते हैं आपका क्या होता है, वेग का परिभाषा हमने बताया था, क्या बताया था आपको, बताया था विस्थापन, विस्थापन बटा समय, मतलब जो विस्थापन होता है वो समय के सापेक्ष अगर होता है तो उसी को हम वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोणीय वेलोसिटी की बात किया है, एंगुलर वेलोसिटी की बात किया है, वेग की बात किया है, तो इसकी परिभाषा कुछ अलग होगी। तो यहाँ से वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए, फिर वही मतलब क्योंकि यहाँ पे बात किया जा रहा है कोणीय या फिर वृत्तीय बात किया जा रहा है, तो वृत्तीय मार्ग पे गति करते हुए, तो वृत्तीय मार्ग पे गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई डेल्टा, आपका यहाँ पे थीटा हो जाएगा, और टी ये समय के सापेक्ष जो आपके थीटा में परिवर्तन हो रहा है। मान लीजिए 1 सेकंड में इतना कोण घूमा, फिर 2 सेकंड में आपका इतना कोण घूम गया, फिर इतना कोण घूम गया, फिर इतना कोण घूम गया, ऐसे ऐसे आपका चला और पूरा 360 घूमा, मतलब 2 पाई रेडियन घूम गया। तो यहाँ से देखेंगे कोणीय वेग, और कोणीय वेग को व्यक्त किससे करते हैं, कोणीय वेग को व्यक्त करेंगे ओमेगा से, ओमेगा से कोणीय वेग को व्यक्त करेंगे, ओमेगा से व्यक्त करिए, और क्या इसका सूत्र निकल के आ गया, यहाँ पे आ गया आपका थीटा बटा टी। तो यहाँ से ये हो गया, तो यहाँ से इसको समझ में आ गया, मतलब जो समय के सापेक्ष मतलब समय के सापेक्ष यहाँ पे विस्थापन परिवर्तन हो, उसी को कण का कोणीय वेग कहते हैं। तो यहाँ पे हो गया, ये कोणीय वेग हो गया, और यहाँ पे बात कर लिए थीटा क्या है, डेल्टा थीटा क्या है, तो कोणीय विस्थापन है, और डेल्टा टी क्या है, यहाँ पे अगर डेल्टा यहाँ भी लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये समय जो लगा है, और ये भी एक क्योंकि वेग है, तो वेग आप जानते हैं सदिश राशि है, तो यहाँ पे ये भी आपकी क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। तो यहाँ से ये भी हो गया सदिश राशि। अगर इसके मात्रक की बात किए, तो मात्रक की बात करिए तो क्या हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकेंड, क्योंकि थीटा जो है आपका कोण है, थीटा है, और डेल्टा टी है, और इसको समय, इसको मान लो रेडियन में लिख दिए, और इसको आप लिख दिए समय क्या हो गया सेकेंड में। तो यहाँ से ये अगर इसका मात्रक बनाएंगे तो रेडियन प्रति सेकेंड आ जाएगा। और इसी क्रम में अगर बीमा की बात कर लिए, बीमा की बात कर लिए, वहाँ पे बीमा क्या आया था आपने देखा। अगर इसकी बीमा बात कर लिए, कोणीय वेग की बीमा की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कोणीय वेग की बीमा की बात करते हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे कि रेडियन है, तो रेडियन मतलब है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मतलब 0 हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे क्योंकि समय है तो ये सेकंड में काउंट होगा, और ये जब ऊपर में लेके जाएंगे इसको तो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड -1। तो ये आपका अगर बीमा की बात करें तो ये आ जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रेडियन काउंट नहीं होता, बीमाएं में काउंट नहीं होता है, द्रव्यमान है नहीं।
आपका लंबाई है नहीं, आपका समय है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। और क्योंकि समय तो ये जो है सेकंड नीचे है तो ये काउंट होगा, यहाँ से ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और इसके बाद कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध अगर देखते हैं, कोणीय वेग और रेखीय वेग में, तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध क्या होता है, v बराबर आर डब्ल्यू। v बराबर क्या होता है, आर डब्ल्यू। अब यहां से क्या होता है, w क्या है, ओमेगा है। अगर ओमेगा यहां बात कर लेते हैं तो यहां से ये सूत्र निकल के आ गया। अगर संबंध पूछेगा कोणीय वेग और रेखीय वेग में, तो यहां से क्या हो जाएगा, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध क्या हो जाए, आर यहां से त्रिज्या हो गई, और ये आपका कोणीय वेग हो गया, और ये रेखीय वेग हो गया। यहां से त्रिज्या हो गई, यहां से ये त्रिज्या हो गई, यहां से त्रिज्या फाइंड कर लेंगे, ये कोणीय वेग हो गया, ये आपका रेखीय वेग हो गया। तो यहां से ये सारे कुछ हो गए संबंध, इसको समझ में आ गया इतना। तो यहां से ये देख लिए, रेखीय वेग बराबर वृत्त की त्रिज्या इंटू कोणीय वेग। तो यहां से ये इतना समझ में आ गया होगा, हिंदी में अगर लिखेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। तो इसको अभी के लिए इतना मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे और भी टॉपिक्स हैं, उनका भी जिक्र करना है। तो यहाँ पे आगे इसी क्रम में देखते हैं, ये सब कर लीजिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जब आप लगाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू आप जब फाइंड करेंगे, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो वहाँ पे अगर ये ऐसा जाने रहेंगे, इसका मात्रक जाने रहेंगे, तो सारा कुछ आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसको भी मिटा देते हैं, और इसके बाद देखते हैं आगे इसके क्रम में क्या है। तो यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं, बल की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स बात कर रहे हैं तो बल का भी जिक्र कर लेते हैं। तो बल फोर्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये होता बेसिकली क्या है, बल वह बाह्य कारक है। बाह्य कारक मतलब बल तो फोर्स जानते हैं, बाह्य कारक मतलब एक्सटर्नल फोर्स है, जो वस्तु या पदार्थ की, जैसे हमने किसी इस पे फोर्स लगाया, इसकी आकृति या इसके डिस्प्लेसमेंट में, मतलब जो यहाँ पे जैसे रखा है तो इसकी आकृति में या चेंज कर दे। मान लो ये यहाँ पे रखा है कोई पदार्थ, अब यहाँ पे हमने 5 न्यूटन का इस पे फोर्स लगा दिया, 5 न्यूटन का इस पे फोर्स अप्लाई कर दिया इस दिशा में। अब ये डिस्प्लेसमेंट होके यहाँ जाएगा, यहाँ पे। और अगर मान लो और फोर्स लगा दिया, इधर से हमने फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन का, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें मतलब आकृति में इसके चेंजिंग आ जाएगी। तो यही फोर्स का पूरा फंडा होता है कि वह बाह्य कारक जिस पर किसी वस्तु की आकृति या फिर उसके शेप या फिर गति, अगर विराम में है तो गति अवस्था में आ जाए, या फिर गति अवस्था में है तो उसकी गति में बढ़ोतरी हो, इंक्रीजमेंट हो। तो यहाँ पे इसी को बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। और बल का यहाँ पे मात्रक जानते हैं, आपको न्यूटन में बताया, न्यूटन है बल का मात्रक। एसआई में अगर सीजीएस में बात करेगा तो सीजीएस में बल का मात्रक क्या हो जाएगा, सीजीएस में आपका हो जाएगा डाइन। यहाँ पे डाइन ये वाला जिक्र करेंगे, यहाँ पे डाइन होगा सीजीएस में मात्रक। तो इसको मजाक में मत लीजिए, पूरा मतलब समझिए, डाइन होता है सीजीएस में, एसआई में आपका न्यूटन। कभी नहीं भूलिएगा इन सब को। तो यहाँ पे अगर इसके और मात्रक की बात कर लिए, तो तो क्या होता है, मात्रक में क्या देखते हैं, अगर फोर्स बराबर एमए निकालते हैं, और एमए निकालते हैं तो ये किलोग्राम में हो जाएगा, आपको बताया था किलोग्राम में। और यहाँ पे क्योंकि ए है तो इसके बाद आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ए का भी वैल्यू काउंट होगा, तो दोनों से निकालेंगे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और वहीं अगर इसको ऊपर ले जाना चाहेंगे तो -2 हो जाएगा। ये आपको सिखाया है, इतना कर लीजिएगा। तो यहाँ से बल का मतलब यहाँ से थोड़ा बहुत आप सीख गए होंगे, बल की परिभाषा क्या हो गई, बल का मात्रक क्या हो गया, सीजीएस क्या हो गया, एसआई क्या हो गया, सारा कुछ डिस्कस कर लिए। अब अपने आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आगे का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पे जनरल साइंस में, फिजिक्स में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। एनटीपीसी हो गया या फिर ग्रुप डी हो गया या फिर डीआरडीओ, कोई सा भी एग्जाम हो गया,
सब में अगर ये वाला पोर्शन जरूर आता है जो सरल मशीनें, इससे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और इससे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ये आपको नंबर दे के जाएगा। इसलिए इसका जो डिस्कस करना, इसके बारे में जानना हमें जरूरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो यहाँ से इसके बारे में जानते हैं सरल मशीनें। सरल मशीनें किसे कहते हैं, सिंपल मशीन होती क्या है। तो भाई एक चीज जानते हैं, पहले इसके सिद्धांत को जानते हैं। पहले क्वेश्चन एक पूछता है सरल मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है। तो सरल मशीन भैया जो होता है ना, ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करती है। पहला क्वेश्चन अगर मान लो कहीं पूछा गया, पहला क्वेश्चन अगर ये पूछा गया तो यहाँ पे ये लिखेंगे बल आघूर्ण होता है। बल आघूर्ण होगा सिंपल मशीन, इसी सिद्धांत पे हर एक चीज किसी ना किसी सिद्धांत पे वर्क करती है। तो जैसे आपका हो गया, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया तो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर, और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। तो हर चीज जो होती है किसी सिद्धांत पे वर्क करती है। तो यहाँ पर जो सिंपल मशीन है किसी सिद्धांत पे, वो बल आघूर्ण है। तो क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो आप लगाएंगे। इसके बाद क्या बोल दिया इसने कि ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से कार्य करना सुविधाजनक हो जाए किसी बिंदु पर, किसी ऐसे बिंदु या ऐसे स्थान से बिंदु या ऐसा बल लगाकर कि कार्य को, मतलब जैसे वर्क थोड़ा दिया जाए, बल थोड़ा लगाया जाए और कार्य ज्यादा हो। जैसा आपने क्रिकेट मैच देखा होगा तो बॉल आती है, बैट्समैन चलाता है बल्ला, तो हर बार 6 या 4 नहीं जाता, कभी सिंगल आता है, कभी एक भी नहीं आता और कभी 6 आता है। मैक्सिमम जो प्रेवेलियन में जाके गेंद गिरती है। तो ये ऐसी कंडीशन हमेशा नहीं होती, किस कंडीशन में होती है, तो वहां पे सरल मशीन का कुछ फंडा काम करता है। जैसे हमारा, जैसे मान लो ये आपका बल्ला हो गया, मतलब बैट हो गया, और इसके बाद जब इससे गेंद टकराई, अब गेंद टकराई किसी एक ऐसे पॉइंट पे टकराएगी, पॉइंट पे टकराएगी। जैसे यहाँ पे आपके हैंड के पास अगर मान लो बॉल आके लगी तो आप ज़्यादा उसे कवर नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पे 45 अंश डिस्प्लेसमेंट कर देते हो, 45 अंश कोण पे अगर बॉल को ले जाते हो तो मैक्सिमम जाने के चांस रहते हैं प्रेवेलियन में। तो यहाँ पे इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कुछ हद तक कि मतलब मैक्सिमम, जैसे आपका घिरनी हो गया, जैसे आपका उत्तोलक हो गया, लीवर हो गया, सारा चीज जो है सिंपल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करता है। जैसे आपने घिरनी में देखा होगा कि वहां पे क्या होता है, वही कोण बनाता है। जैसे यहाँ पे अगर घिरनी को लटका दिए और किसी चीज को उठाना है उसकी सहायता से, अब यहाँ पे इसको रस्सी को मान लो चैन को कुछ भी खींचेंगे और यहाँ पे आपका बेट होगा, डब्लू होगा, बेट होगा, तो यहाँ से ये क्या बना रहा है, एक थीटा बनाएगा, ये यहाँ पे थीटा बनाएगा और यही थीटा जो है कार्य करने में और यहाँ पे जो घिरनी है आसानी प्रदान कर देगी एक ऐसे बिंदु पे जहाँ पे कार्य करने में आसानी हो। तो इसी को सिंपल मशीन कहते हैं, जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी वस्तु में कार्य किया जाता है, वही आपका सिंपल मशीन हो गया। जैसे घिरनी, पुल्ली हो गया, आपका स्क्रू जैक हो गया, उत्तोलक हो गया, आनत तल हो गया और इत्यादि ईटीसी मान लेंगे। तो यहाँ पे घिरनी का एग्जांपल देख लिया। स्क्रू जैक आपने देखा होगा, स्क्रू जैक में क्या एक पॉइंट, मतलब एक बिंदु पे, तो वहां से सारा कुछ समझेंगे। तो ये हो गया। अब उत्तोलक क्या है भैया, इसके बाद सरल मशीन तो बात कर लिए, बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करता है और किसी एक बिंदु पे कार्य करेंगे और मैक्सिमम कार्य प्राप्त होगा, उसी को सिंपल मशीन कहते हैं, सिंपल भाषा में जानिए। और इसके बाद उत्तोलक क्या हो गया, लीवर क्या हो गया, इसके विषय में जानेंगे। उत्तोलक क्या है, अब उत्तोलक जो है ना सरल मशीन का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है सरल मशीन का। तो यहाँ पे एक ऐसी सीधी अथवा टेढ़ी, एक ऐसी सीधी मान ली छड़ ले लिए या फिर टेढ़ी छड़ ले लिए, तो किसी निश्चित बिंदु पर, जैसे मान लो यहाँ पे एक सीधी या टेढ़ी छड़ ले लिए, हम यहाँ पे सीधी लेते हैं, किसी एक निश्चित बिंदु पे, यहाँ बिंदु मान लिए और यहाँ पे आपका बेट हो गया, बेट डब्लू हो गया और यहाँ पे प्रयास हो गया, आपका जो आयास या प्रयास जो भी बोल लिए, ये आपका आलम्ब हो गया। तो यहाँ पे किसी एक निश्चित बिंदु पर जब हम कार्य को लगाते हैं, बल को लगाते हैं, तो मैक्सिमम काम होता है। तो
उस बिंदु पर वह चीज, मतलब जैसे किसी बिंदु पर यह चीज मतलब आसानी से घूम सके, रोटेट हो सके, स्वतंत्रता पूर्वक ये हिल सके। तो यहाँ पे जैसे आलंब में बात कर लिए तो यहाँ पे ये चीज जो होता है आसानी से हिल डुल सकता है और स्वतंत्रता पूर्वक मोशन कर सकता है। तो यहीं पे ये वर्क करता है, इसी को उत्तोलक कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, चिमटा हो गया, कैंची हो गया, सरौता हो गया, प्लास हो गया, आपका हल हो गया, आपका कोहनी हो गया, सारा कुछ ये जब होता है यहाँ यही उत्तोलक के उदाहरण है, सिंपल मशीन के उदाहरण है। मतलब एक बिंदु पे जब कार्य करेंगे तो कार्य सिंपली होगा। तो यहां से देख लेते हैं। अब उत्तोलक के 3 पार्ट होते हैं, उत्तोलक के 3 पार्ट होते हैं, आलंब होता है, आयास होता है, भार होता है। अगर आलंब की बात करते हैं, उत्तोलक के 3 बिंदु हो गए। अब बिंदुओं पे जब कार्य करेंगे तो मैक्सिमम कार्य होगा। जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, फिर से बना देते हैं उसको। ये आपने देखा आलंब, आयास और भार। अगर हमने एक सिंपल रेखा खींची, मान लो एक क्षण ले लिया, अब इस क्षण पे मान लो यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, आयास हो जाएगा। इसी को आयास बोलते हैं। और यहाँ पे अगर वेट को यहाँ पे लगा दिए, वेट हम लगा दिए डब्लू मान लेते हैं, तो यही आपका भार हो गया, डब्लू हो गया, भार हो गया, भार से व्यक्त करते हैं। और यही आपका एक क्या, आलंब, आलंब मतलब एक ठिकाना, एक स्थान, मतलब उसका एक बिंदु जहां से वो रोटेट कर जाए स्वतंत्रता पूर्वक। तो ये आपका क्या हो गया भैया, आलंब हो गया। अब ये आलंब हो गया। अब यहां से देख रहे हैं आलंब के बारे में जान लेते हैं। वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक मतलब स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकता है, मतलब हिल सकता है, नाच सकता है वहां पे उस पॉइंट। तो आलंब ने अपने हाथ पे देखा कि ये आलंब है, और आलंब पे अगर फोर्स लगाएंगे, जैसे आपने तराजू देखा होगा वो जो यूज करते हैं सामानों को तोलने के लिए, तो वहां पे जब इधर आपका बाट रखते हैं, मतलब किलोग्राम रखते हैं, केजी रखते हैं, और इधर का आपका भार रखते हैं, जो आपका चीनी हो गया, कुछ भी सामान हो गया, तब उधर रखते हैं। तो इसके सापेक्ष, इस आलंब के सापेक्ष ये ऊपर नीचे होता है, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक एक बिंदु से हिल रहा है, उसी बिंदु को आलंब कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आयास की बात कर रहे हैं, आयास क्या है भैया, आयास उस बिंदु पे जिस पर हम प्रयास या फोर्स लगाते हैं, आयास बोल लिए या फिर प्रयास बोल दिए, इसको या फिर P से व्यक्त कर लीजिए या फिर E से व्यक्त कर लीजिए, किससे भी। यहाँ पे E से व्यक्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आपका जिस पे फोर्स लगाते हैं, जिस पे बल देंगे, जैसे आपका हो गया जहाँ पे आपका बाट रखते हैं किलोग्राम वाला, वहां पे हो गया क्या, आयास हो गया। वहां पे एक बल लगाए, मतलब 1 kg का, तो वहां पे ये आयास हो गया। और इसके बाद आपका भार, तो जहां पे आपको उत्तोलक जिस वस्तु को उठाया या हटाया जाता है, अर्थात कार्य किया जाता है, वर्क डन जो हमारा होता है, ये जिसे उठाया या फिर तौला जाता है, कुछ भी किया जाता है। जैसे मान लो किसी चीज को उठाना है सरल मशीन से, सिंपल मशीन से, तो जो चीज होती है, जो वस्तु होती है जिसको डिस्प्लेसमेंट किया जाता है, हटाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह को, तो वो आपका भार हो गया। तो यहाँ से तीनों चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई, तो यहाँ से एक एक करके देख लेते हैं उत्तोलक के प्रकार क्या कितने होते हैं। तो 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। तो यहाँ से आलंब, आयास, ये तो समझ में आ गया। अगर इसे व्यक्त करने की बात कर लिए तो आलंब को F से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर F भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, और ये तो W है भार, तो यहाँ पे जानते हैं। तो इसके बाद ये 3 प्रकार का होता है उत्तोलक के प्रकार। आपने देखा 3 प्रकार का होता है उत्तोलक, आपने सुना होगा प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो ये श्रेणियों का जो क्वेश्चन है ना, ये काफी बार पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है और जाता रहेगा ऑन टाइम पे, जो एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं वहां पर भी पूछा जाएगा। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जैसे कुछ नाम दे दिए, चिमटा दे दिया, सरौता दे दिया, और आपका प्लास दे दिया, आपका प्लेयर दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो वहां पे पूछ लेता है कि प्रथम सीरीज का है, द्वितीय श्रेणी का है, तृतीय श्रेणी का है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे प्रथम का है, द्वितीय का है, तृतीय का है? तो यहां से कैसे जानेंगे हम, इसके लिए यहाँ पे देखते हैं। तो
प्रथम श्रेणी क्या हो गया, पहले इसको परिभाषा के हिसाब से समझ लेंगे, इसके बाद ट्रिक भी बताएंगे, बेसिक भी बताएंगे, सारा कुछ फंडा बताएंगे। आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लेना। तो यहाँ पे पहली बात है प्रथम श्रेणी की बात कर लेते हैं। प्रथम श्रेणी की बात कर लेते हैं, जो फर्स्ट श्रेणी होती है, इसमें कौन कौन से आते हैं और इसमें भार कहाँ लगाया जाता है और आलम्ब कहाँ होता है और आयास कहाँ होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आलम्ब भार और शक्ति के बीच में होता है। जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, आलम्ब जो होता है भार और आपका जो प्रयास होता है या फिर बोलिए शक्ति होता है, आयास होता है, तो यहाँ पे ये बीच में होता है। तो आलम्ब जो हो गया यहाँ पे क्या हो गया, बीच में हो गया। एक तरफ आपका भार हो गया W हो गया और एक तरफ आपका प्रयास E हो गया या फिर आयास। तो यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया और ये F हो गया। तो यहाँ पे जो आलम्ब है ना, ये बीच में रहेगा। तो कौन सा बीच में रहेगा, अगर एग्जाम्पल की बात कर लिए तो आपका जैसे प्लास हो गया या प्लायर इंग्लिश में बोलते हैं, तो कॉम्बिनेशन प्लायर आपने देखा होगा तो कैसे होता है, या फिर कैंची का जिक्र कर लिए तो कैंची कैसी होती है आपकी, कुछ इस शेप में होती है, इस शेप में। तो यहाँ पे अगर इस शेप की बात कर लिए, इस शेप की बात कर लिए, यहाँ पे कुछ ऐसे बना देते हैं, समझने के लिए है। और यहाँ पे एक रिपीट लगा होता है, रिपीट लगा होता है, ये एक प्रकार का जोड़ है। और यहाँ पे ऐसे, तो यही जो कैंची है ना, इसी पॉइंट से, जैसे यहाँ पे हमने बात किया था आलम्ब पे, वह चीज स्वतंत्रता पूर्वक नाचनी चाहिए या फिर मुड़नी चाहिए या फिर रोटेट करनी चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे ये रिपीट जो है, इसके ये दोनों भाग और ये दोनों भाग आपस में मोशन करते हैं। तो यहाँ पे आपका W कार्य रखा होता है, जिससे कपड़ा आपको काटना हुआ तो यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से अपने हाथों की उंगलियों को डालेंगे और यहाँ से इसको प्रेस करेंगे, तब कपड़ा आपका जो आपका क्लॉथ होगा वो कट जाएगा। तो इसी प्रकार कागज कट जाएगा, कुछ भी कट जाएगा। तो यहाँ पे वर्क की जो बात कर ली है, वर्क हमने जो यहाँ पे किया, मतलब वर्क डन किया, जो W भार यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, आलम्ब आपका यहाँ हो गया और आपका जो फोर्स लगाया ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया। यहाँ से सारा कुछ हो गया, पहला समझ में आ गया। मतलब प्रथम श्रेणी जो होती है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक के प्रकार में ये क्या हो गया, जो आलम्ब होगा ये बीच में हो गया और जो आपका भार होगा एक किनारे पे और एक किनारे पे आपका प्रयास या आयास हो गया, जहाँ पे वर्क किए। तो कैंची हो गया, प्लास हो गया, और इसी तरह से जो और कुछ भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन सा सिंडासी है, ये भी कुछ बोलते हैं, झूला, हैंडपंप, ये सब जो कुछ भी हैं सारे इसी के उदाहरण है। और यांत्रिक लाभ जो होता है, यहाँ पे ये भी पूछा जाता है, यांत्रिक लाभ भी पूछा जाता है, मतलब ज्यादा हुआ कम हुआ, जैसे हम वर्क कर रहे हैं, यांत्रिक लाभ मैकेनिकल जो आपका प्रॉफिट होता है वो एक से ज्यादा, मतलब एक मानक है कि इससे ज्यादा हो रहा है। जैसे 100% हमने मान लिया, 100% से कुछ ज्यादा हो रहा है या 100% से कम, उसी सापेक्ष में एक मान लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका यांत्रिक लाभ एक से अधिक या कम भी हो सकता है। तो जो यांत्रिक लाभ होता है, मैकेनिकल जो प्रॉफिट होती है, ये यांत्रिक लाभ जो होता है ये आपका एक से अधिक भी हो सकता है, एक जो है इससे अधिक भी हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है, मतलब इससे लो और इससे हाई भी हो सकता है, प्रथम श्रेणी के लिए है। तो ये अगर क्वेश्चन में आएगा तो यहाँ पे ऐसे लगाएंगे कि यांत्रिक लाभ प्रथम सीरीज का लाभ, यांत्रिक लाभ क्या होता है। तो यहाँ से हम कहेंगे यांत्रिक लाभ या तो एक होगा या फिर एक से अधिक होगा या फिर एक से कम होगा। तो ये ऑप्शन में अगर आपको मिलेगा तो इसको करेंगे। तो यहाँ से हो गया यांत्रिक लाभ हो गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे सेक्शन की, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की बात कर लेते हैं। तो द्वितीय श्रेणी में भैया भार, शक्ति और आलम्ब के बीच में होता है। भार जो होता है आपका, जैसे भार हो गया, ये शक्ति और आलम्ब के बीच में होता है। यहाँ पे अगर ऐसे कुछ बनाएं, अगर भार को यहाँ पे कर दें, W को यहाँ पे कर दें और यहाँ पे आपका आलम्ब कर दें F जिसे व्यक्त करते थे,
और यहाँ पे ई कर दे, ये तो ई एक तरफ है ही, यहाँ पे प्रयास जो लगाएंगे। और इस सापेक्ष में हम देखेंगे सरौता हमारे पास एक अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो सरौता में हम देख लेते हैं, सरौता की कुछ आकृतियां बना देते हैं। ये जैसे हमने बना दिया सरौता की कुछ आकृति कुछ उसी हिसाब में। तो यहाँ पे जैसा बात कर लिया, अब यहाँ पे कुछ पोर्शन यहाँ पे होगा और यहाँ पे हैंडल लगा होगा। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखते क्या है, अब यहाँ पे ये जो रिपीटिंग होती है, रिबेट यहाँ पे लगा होगा एक, उसी के सापेक्ष नचेगा। तो आलम्ब आपका जो हो गया, आलम्ब हो गया ये एक तरफ हो गया एफ और एक तरफ हो गया ई, और आपका डब्लू कहाँ आ गया, बीच में आ गया। तो यही आपका द्वितीय प्रकार हो गया। यहीं पे आपकी सुपारी रखी जाएगी और इसे प्रेस करेंगे, सुपारी कट जाएगी। तो ये जो बीच में आ गया आपका भार, बीच में आ गया, एक तरफ आलम्ब हो गया और एक तरफ आपका प्रयास हो गया, या फिर जहां पे वर्क लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ई से व्यक्त करते हैं, और इसे ई से व्यक्त करते हैं और भी व्यक्त करते हैं, आयास बोल सकते हैं, प्रयास भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो ये बीच वाला है, इसका जो यांत्रिक लाभ होगा ना, एक से हमेशा प्लस में होगा, एक से हमेशा अधिक होगा, ग्रेटर देन एक होगा, मतलब एक से इसका जो द्वितीय श्रेणी का आपका होगा, इसका जो यांत्रिक लाभ होगा, मान लो द्वितीय यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे लिख देंगे, एक से अधिक होगा, ऐसे आप एरो बना देंगे और ऐसे। तो यहाँ पे क्या समझ में आ गया कि एक से अधिक हर कंडीशन में होगा, यांत्रिक लाभ हमेशा वो प्लस में देगा, जो हमारा कार्य प्राप्त होगा वो प्लस में होगा, एक से अधिक। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आएगा कि द्वितीय श्रेणी का किस श्रेणी का यांत्रिक लाभ एक से ज्यादा होता है, ना एक से कम होता है, ना एक से एक के बराबर होता है, एक के ज्यादा होता है, तो आप बोलेंगे द्वितीय श्रेणी। और यहाँ पे इससे समझ में आ गया होगा कि रिपीट जो यहाँ पे लगी है, हैंडल यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और भार बीच में आ गया, वर्क जो हमारा हो रहा है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे वर्क हो रहा है। तो इस श्रेणी को समझ गए। इसके एग्जाम्पल क्या है, सरौता हो गया, आपका नींबू निचोड़ने की मशीन भी इसी ऐसे आपने देखा होगा, नींबू निचोड़ने की मशीन। तो यहाँ पे कुछ इसी शेप में वो भी बनी रहती है, यहाँ पे पॉइंटर लगा होता है और यहाँ पे कुछ ऐसा शेप में निकला रहता है, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे शेप में रखेंगे। अब यहाँ पे नींबू रखेंगे, इसको दबाएंगे, ये हैंडल है हमारा, और इसको दबाएंगे तो हमारा जो भार हो गया, डब्लू हो गया, यहाँ हो जाएगा, और आपका ई यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे ई हो जाएगा, ये ई नहीं है, यहां से देख लेते हैं, डब्लू हो गया, ये एफ है, सॉरी यहाँ एफ होगा, और यहाँ पे ई, तो यहाँ पे एफ हो गया और ई, यहां से समझ लिए। ये डब्लू आपका बीच में आ जाएगा, भार जो है बीच में आ जाएगा, आलम्बा ये हो गया, और वहां से ये सारा कुछ समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया, यांत्रिक लाभ समझ में आ गया होगा। यांत्रिक लाभ यहां से निकल गया, तो यहां से हो गया ये सारा कुछ हो गया। यहां से कोई दिक्कत किसी को, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे प्रथम श्रेणी लिख देते हैं, प्रथम श्रेणी ये हो गया आपका श्रेणी, ये प्रथम श्रेणी हो गया, द्वितीय श्रेणी हो गया। अब तृतीय श्रेणी की बात कर लेते हैं। तृतीय श्रेणी में क्या है, शक्ति जो है आलम्ब और भार के बीच में होता है, शक्ति जो है आलम्ब और भार के बीच में होता है। शक्ति जो हम प्रेशर लगाते हैं, जो हमारा ई था, आलम्ब और भार, ये क्या हो गया आपका आलम्ब हो गया, और आलम्ब ये हो गया आपका जो है शक्ति यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे शक्ति हो जाएगा, और आपका जो भार कार्य होगा ये एक तरफ होगा, ये जो डब्लू में व्यक्त करते हैं। तो आलम्ब हो गया, शक्ति हो गया, आपका डब्लू भार। तो यहाँ पे जो कार्य हो रहा है, भार बोलेंगे या फिर डब्लू से कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये होता है यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम रहेगा, मतलब यांत्रिक लाभ इसका सदैव एक से कम रहेगा, एक से हमेशा कम रहेगा यांत्रिक लाभ इसका, एक से हमेशा कम रहेगा। तो यहाँ से इसको समझ लीजिए, एक से कम रहेगा। अब इसके एग्जाम्पल में अगर देखेंगे, इसके एग्जाम्पल में अगर देख लेते हैं तो आपका आ जाता है
स्टेपलर आ गया, आपका चिमटा आ गया, मनुष्य का हाथ हो गया। तो जैसे हम लोग का हाथ है वो भी आपका तृतीय में आता है। तो यहाँ पे स्टेपलर की बात कर लिए, स्टेपलर की बात कर लिए या फिर चिमटे की बात कर लिए, तो देखते हैं चिमटा किस शेप में होता है या स्टेपलर किस शेप में होता है। तो जैसे स्टेपलर की बात कर लेते हैं, स्टेपलर किस शेप में होता है, ऐसे मान लो होता है, ऐसे होता है, और एक बीच का भाग होता है जिसमें आप अपने पिन को इंटर करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे पिन हो गई और इधर का एक यहाँ पे हो गया, और ये रिफ्टिंग होती है जिसपे मोशन करता है। तो आपका आलम्ब कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, आलम्ब आपका यहाँ हो गया, आलम्ब ये हो गया आपका जो फोर्स है। तो इधर क्या हो गया, इधर हो गया शक्ति। आलम्ब और भार के बीच में होता है, शक्ति जो होता है आलम्ब और भार के बीच में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो यहाँ पे जैसे देखा था द्वितीय में क्या देखा था कि श्रोता जो हो गया, यहाँ पे कार्य बीच में हो रहा था, यहाँ पे शक्ति बीच में होगी। तो यहाँ पे हम दबाते कहाँ पे हैं, यहाँ पे हम अपना फोर्स फिलअप करते हैं, ई जो होते हैं प्रयास लगाते हैं या फिर आयास जो बोल लेते हैं, यहाँ पे हमने फिल किया। और यहाँ पे हमारा जो कार्य हुआ, जो डब्लू हुआ या फिर भार यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे किसी चीज़ में स्टेपल करना है तो वहाँ इसको रख दिए और इसमें पिन इंटर हो गया। तो ये जो डब्लू हमारा ये हो गया, ये बीच में आ गया, आपने यांत्रिक लाभ देख लिया, एक से कम हो गया। तो यहाँ से तीनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। और अगर नहीं समझ में आएगी तो हम ट्रिक भी बता रहे हैं, ट्रिक के साथ याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर एग्जाम्पल याद करने के लिए, वैसे तो ये यांत्रिक लाभ जो है इसको याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में ज़्यादा पूछ रहा है। तो तृतीय का हो गया आपका एक से कम होगा यांत्रिक लाभ, द्वितीय का हो गया आपका एक से अधिक हो गया यांत्रिक लाभ, और प्रथम का हो गया या फिर एक से कम या फिर एक के अधिक। तो यहां से ये तीनों आपका कंप्लीट हो गया। और अगर ट्रिक की बात कर लिए कि कैसे याद करेंगे भाई, तो इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे प्रथम द्वितीय और तृतीय का तीनों फंडा क्लियर हो जाएगा। आप कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे इसको, प्रथम तोलक को तो भूलोगे नहीं, कैसा बताएंगे। तो यहां से देख लेते हैं कैसा क्या फंडा है। ट्रिक जो है खुद मेड की हुई है, कहीं से लिखा नहीं है, जो आपके माइंड में सेटअप हो गया जाए ऐसे ट्रिक बताते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम ट्रिक लिख लेते हैं। यहाँ पे ये ऐसे कुछ ट्रिक है, ऐसे कुछ ट्रिक है। तो यहां से ये ट्रिक दिख रही होगी, यहां से डैश लगा देते हैं ऐसे। अब यहां पे क्या करना है, तू कप सा हच, इतना वर्ड आपको याद करना है हमेशा के लिए, तू कप सा हच, ये याद होना चाहिए। 2-3 बार आप रिपीट करेंगे वीडियो में जाके, 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी याद हो जाएगा और उत्तोलक पूरी लाइफ में नहीं भूलेगा। लीवर जो है कभी नहीं भूलेगा, साइंस में जरूर पूछता है। तो यहां से देख लेंगे। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, तो यहाँ पे इसको एक एक घेरे में कर लेते हैं, सा को एक घेरे में कर लेते हैं, हल और चिमटे को एक घेरे में कर लेते हैं। तो यहां से अब ये अब 3 सेक्शन हो गए, अब 3 सेक्शन हो गए तो 3 ही उत्तोलक होते हैं। तो प्रथम ये हो गया आपका, स्याही थोड़ा फीकी हो रही है, द्वितीय आपका ये हो गया और तृतीय आपका ये हो गया। समझ में आया कैसे लिखा, क्या हुआ, प्रथम द्वितीय कैसे बना। तू कप साथ में लिखना है, सा हच ये साथ में पढ़ना है, इसके बाद इसको कन्वर्ट कर लेना है, इसको एक में, इसको एक में, प्रथम द्वितीय तृतीय चारों हो गए। अब यही ज्यादा पूछता है और ये याद रहेगा ना, तो इसके अगर सापेक्ष कोई भी आएगा एग्जाम्पल इसी प्रकार का तो आंसर दे पाएंगे। जैसे प्रथम में हमने बात किया था क्या, तराजू की, तो तराजू यहाँ पे हो जाएगा प्रथम में। हमने बात कर लिया आपके श्रोते की, तो सा से श्रोता होता है, यहाँ पे हो जाएगा। और श्रोता जो है आपका द्वितीय उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का। और हल की बात कर लिए, यहाँ पे हो जाएगा हा से हल और चा से चिमटा, यहाँ से का से कैंची हो जाएगी, पा से प्लायर या प्लास, जो भी आप समझ लीजिए।
तो यहाँ से इतने एग्जाम्पल है, आसानी से याद हो जाएंगे। इसको कैप्चर स्क्रीनशॉट जो भी करना हो कर लीजिए और 100% माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि ये आने वाला है क्वेश्चन में, आगे आएगा क्वेश्चन में, कोई दिक्कत मत लीजिएगा और बैठ जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तू कब साहच, और यहाँ से तराजू कैंची प्लास सरौता हल चिमटा, यहाँ से प्रथम द्वितीय में कोई कंफ्यूजन नहीं। और यहाँ से अगर यांत्रिक लाभ की बात की है तो एक से अधिक होता है, यहाँ से तृतीय जो होता है एक से ये कम होता है, ये यांत्रिक लाभ जो होता है एक से कम होता है, ऐसे कुछ बन जाएगा। और ये द्वितीय का जो होता है एक से अधिक होगा, एक से अधिक होगा, ऐसे बन जाएगा। और ये एक से कम भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे प्रथम बात कर लिए, एक से आपका अधिक भी हो सकता है, तो ऐसे बन सकता है। और यहाँ पे लगा के एक से अधिक मतलब एक से कम, तो यहाँ पे ऐसे। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये पूरा समझ में आ गया। अब आगे सेक्शन की बात करते हैं, आगे कौन सा सेक्शन है तो आगे देख लेते हैं आगे कौन सा सेक्शन है। यहाँ इसको मिटा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं, आगे हमारे लिखा है यहाँ पे न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन गति नियम, न्यूटन लॉस। यहाँ पे जानेंगे न्यूटन के लॉ क्या क्या हैं और न्यूटन की गति के नियम क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर गति की बात करते हैं, गति के सापेक्ष में बात करते हैं, तो दो वैज्ञानिकों का नाम आता है। पहला आपका गैलीलियो हो गया, दूसरा आपका न्यूटन साहब हो गए। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, गति से संबंधित खोजें की थी, उनके सापेक्ष में मतलब कुछ कार्य किया था, गति के संबंध में अपने विचार दिए थे। तो गैलीलियो का भी जिक्र इसमें है, गति के सापेक्ष, केवल न्यूटन का नहीं है। तो गैलीलियो और न्यूटन ने साथ मतलब मिलकर या फिर अपने जो है विचार व्यक्त किए थे। तो न्यूटन साहब ने जो इन्होंने आइजैक न्यूटन थे, इन्होंने 1687 ईस्वी में आइजैक न्यूटन ने, न्यूटन यहाँ लिख लेते हैं, आइजैक न्यूटन पूरा नाम है, आएगा तो करेंगे। इन्होंने कब 1687 ईस्वी में, 1687 ईस्वी में कब इनके समय किसका शासन था, औरंगजेब का शासन था। भारत में याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे न्यूटन ने 1687 ईस्वी में क्या किया था, एक आपकी जो है पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम पूछता है, पूरा नाम पूछता है। आपको याद होगा, किसी को याद होगा, प्रिंसिपिया उस पुस्तक का नाम है, लेकिन पूरा नाम पूछेगा तो प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ये उसका पूरा नाम है। ये पूरा नाम जिक्र करेंगे, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इस पुस्तक में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे गति के संबंध में। तो पुस्तक जो है प्रकाश में आई थी, तो अपने तीनों नियमों के रूप में जो विचार व्यक्त किया था गति के विषय के नियम के, तो ये 1687 में प्रिंसिपिया ऐसे कुछ था, तो यहाँ पे ऐसे बुक का नाम था प्रिंसिपिया। तो ये जो बुक था, ये स्याही थोड़ा डल हो गई, आगे देखेंगे। प्रिंसिपिया 1687 में न्यूटन, ये तीन चीज एकदम कवर कर लियो, ये तीन चीज आपको कवर होना चाहिए 100%। इसके बाद पहला जो नियम दिया था, पहला नियम दिया था आपको जड़त्व का, और दूसरा नियम जिससे बल के सूत्र की या बल की व्युत्पत्ति होती है दूसरे नियम में। और तीसरा नियम तो सबको पता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लेकिन उसको जब आप विस्तार से वर्णन करेंगे तो उसके नियम में भी है, सारा कुछ है। तो यहाँ पे आगे बढ़ने, अब यहाँ पे क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और जो भाई चैनल पे जुड़े हो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। इसके आगे वाली क्लास में हम बात करेंगे न्यूटन के तीनों नियम के, अच्छे से व्याख्या करेंगे। और यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन, दिक्कत, कोई क्वेरीज हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। और अगर आपका मतलब किसी चीज़ की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। और हमारी पिछले वीडियो की अगर साइंस की चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारा कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। आपका जीए चल रहा है, जीके चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, वहाँ से सारा कुछ मिल जाएगा। नॉन टेक्निकल, नॉन स्टाफ है।
तो यहाँ से इसी के सापेक्ष में अब यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।